नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि और न्यूज टॉप 9 में आप सभी का स्वागत है। ब्रिक्स के मंच से पीएम मोदी ने चीन और पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए प्रचंड प्रहार किया। पीएम मोदी ने जहां आतंकवाद और उसके समर्थन करने वाले देशों को घेरा, तो वहीं यूएन में सुधार से लेकर भारत की आत्मनिर्भरता से दुनिया को वाकिफ भी कराया। ब्रिक्स में पीएम मोदी ने और क्या क्या कहा, देखते हैं न्यूज टॉप 9 मोदी प्रहार में। ब्रिक्स समिट के मंच पर पीएम मोदी ने चीन और पाकिस्तान को आईना दिखाया। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पर करारा प्रहार किया। मोदी बोले, आतंकवाद दुनिया के लिए बड़ी समस्या है। आतंकवादियों को समर्थन और सहायता देने वाले देशों को भी दोषी ठहराया जाए। विश्व की मानसिक ब्रिक्स के मंच पर पीएम मोदी ने कहा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स बहुत जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स पारदर्शी तो है ही, दूरदर्शी भी है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स बहुत ही अनिवार्य है। पीएम मोदी ने यूएन के अलावा दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भी सुधार की जरूरत बताई। पीएम ने कहा कि यूएन के अलावा दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी वर्तमान में वास्तविकताओं के हिसाब से काम नहीं कर रहे। WTO, IMF, WHO जैसे संस्थानों में भी सुधार होना चाहिए। ब्रिक्स के मंच से पीएम मोदी ने दुनिया को भारत की कोविड वैक्सीन को लेकर भरोसा दिया। पीएम ने कहा कि भारत की वैक्सीन उत्पादन और डिलीवरी क्षमता पूरे विश्व में मानवता के हित में काम आएगी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में अपने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक व्यापक रिफॉर्म प्रोसेस शुरू किया है। इसका उदाहरण हमने कोविड के दौरान भी देखा, जब भारतीय फार्मा उद्योग की क्षमताओं के कारण हम 50 से ज्यादा देशों को दवाएं भेज पाए। 2021 में ब्रिक्स के 15 साल पूरे हो रहे हैं, जिसकी अध्यक्षता भारत करेगा। इस पर पीएम मोदी ने कहा कि 2021 में अपनी अध्यक्षता के दौरान हम ब्रिक्स के तीनों स्तंभों इंट्रा ब्रिक्स सहयोग को मजबूत करने का प्रयत्न करेंगे। ब्रिक्स के मंच से पीएम मोदी ने दूसरे विश्व युद्ध की 75वीं वर्षगांठ पर शहीद हुए भारतीय सैनिकों को भी नमन किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत से भी 25 लाख वीर इस युद्ध में यूरोप, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया जैसे कई फ्रंट पर सक्रिय थे। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन कर बातचीत की, उन्हें चुनाव में जीत की बधाई दी। इस दौरान पीएम मोदी और बाइडेन के बीच कई मुद्दों पर बात हुई। दोनों देशों में संबंधों को मजबूत करने पर सहमति भी बनी। पीएम मोदी ने जो बाइडेन से बात के बाद ट्वीट किया और कहा कि हमने भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी के लिए अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा कि हमने साझा प्राथमिकताओं और चिंताओं पर चर्चा की। गिलगिट बाल्टिस्तान में चुनाव को लेकर इमरान सरकार के खिलाफ जनता का हल्ला बोल। आखिरकार मारा गया मोस्ट वांटेड आतंकी मुल्ला उमर। और मालाबार युद्धाभ्यास से क्यों थर थर कांप रहा है ड्रैगन। चीन पाकिस्तान की नापाक हिमाकत से जुड़ी बड़ी खबरें देखते हैं टॉप 9 चीन पाक साजिश में। गिलगिट बाल्टिस्तान में इमरान और पाक आर्मी की तानाशाही को लेकर राजनीतिक पार्टियों और स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। चुनावों में धांधली का आरोप लगाया और इमरान पर अपने पक्ष में जबरदस्ती नतीजे घोषित करने के आरोप लगाए। पाकिस्तान सेना ने कुख्यात आतंकी मुल्ला उमर को मार गिराया है। पाकिस्तानी सेना ने उमर के बेटों के साथ बलूचिस्तान के तुर्बत में मार गिराया। मुल्ला उमर वही आतंकी था जिसने कुलभूषण को अगवा कर पाकिस्तानी आर्मी को सौंप दिया था। मामले में लगातार घिरने के बाद पाक ने सबूत को ही खत्म कर दिया है। पाकिस्तान की सरकार ने आतंकियों के साथ कुछ शर्तों पर एक समझौता किया है, जिसके तहत संसद से कानून बनाने के 3 सप्ताह बाद पाकिस्तान अपने यहाँ के फ्रांस के राजदूत को निष्कासित कर देगा। पाकिस्तान फ्रांस में अपना एम्बेसडर नियुक्त नहीं करेगा, फ्रांसीसी सामानों के प्रतिबंध लागू करेगा और चौथा, फ्रांस के खिलाफ हुए प्रदर्शन में सभी गिरफ्तार लोगों को रिहा किया जाएगा। चीन ने अपने J-15 फाइटर प्लेन के नए वर्जन की तस्वीर जारी की है। इस फाइटर प्लेन को चीन नेवी ने अपने युद्धपोत पर तैनात किया है। चीन के J-15 फाइटर प्लेन को फ्लाइंग शार्क के नाम से भी जाना जाता है। मालाबार युद्धाभ्यास के दूसरे चरण का आज दूसरा दिन है। वॉर एक्सरसाइज में भारतीय नेवी का युद्धपोत INS विक्रमादित्य और अमेरिकी विमान वाहक पोत निमित्ज पर शक्ति प्रदर्शन किया गया। पहले दिन युद्धपोत पर हेलीकॉप्टरों ने प्रदर्शन किया। ऑस्ट्रेलिया और जापान की नेवी भी घातक पनडुब्बियों के साथ इस ड्रिल में शामिल है। मालाबार एक्सरसाइज में USS निमित्ज का प्रदर्शन चीन को परेशान कर रहा है। मालाबार एक्सरसाइज में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को शामिल कर भारत ने चीन को साफ संदेश दे दिया है कि अब उसकी चालबाजी को रोकने में भारत भी कोई संकोच करने वाला नहीं है। मालाबार एक्सरसाइज से घबराए चीन ने रेड आर्मी के 73वीं ग्रुप की यूनिट ने जोर आजमाइश कर दुनिया के सामने ड्रामा किया है। PLA जवानों ने एंटी टैंक से ताबड़तोड़ गोले बरसाए और एक साथ कई टारगेट को निशाना बनाया।
भारत की तैयारियों से परेशान चीन ने भी अभ्यास किया है। पीएलए नेवी ने हाल ही में दक्षिण चीन के गुआंगडोंग प्रांत में जंगी जहाजों से दम दिखाया। चीनी सैनिकों ने टैंक की ताकत का भी प्रदर्शन किया और लक्ष्य को निशाना बनाकर टेस्ट किया। चीन एलएसी पर साजिश रचने के साथ ही सुरक्षा पर भी खतरा पैदा करने की कोशिश कर रहा है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से इस साल अब तक AK-47, M16S, चीनी पिस्टल सहित 423 अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। थाईलैंड की सीमा से भी भारी मात्रा में चाइनीज हथियार बरामद किए गए हैं। और चीन के कर्नल ने क्या है खतरनाक खुलासा किया। अमेरिका ने समंदर में क्यों अपनी पनडुब्बियों को खतरनाक मिसाइलों से लैस किया है। ग्लोबल टेंशन से जुड़ी सभी अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 वर्ल्ड वॉर। चीन के कर्नल ने परमाणु बम अटैक को लेकर बड़ा खुलासा किया है। चीनी कर्नल ने अपने बयान में कहा है कि चीन के पास परमाणु हमला करने की ताकत है। बैलिस्टिक मिसाइलों को छिपाने के लिए सुरंग बनाई गई है। इतना ही नहीं, चीन ने 2 दशकों से हथियार का बजट भी बढ़ाया है। अमेरिका ने समुद्र में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपनी पनडुब्बियों को खतरनाक मिसाइलों से लैस किया है। चीन से खतरे को देखते हुए यूएस नेवी ने ये कदम उठाया है। यूएस नेवी ने अपने बेड़े में एंटी शिप क्रूज मिसाइलों की तादाद भी बढ़ा दी है। अफगानिस्तान से यूएस सैनिकों की वापसी के अमेरिका के फैसले पर जर्मनी ने अपनी नाराजगी जताई है। जर्मनी ने कहा है कि यूएस के फैसले से नाटो के सदस्यों को नुकसान हुआ है। वहीं नाटो प्रमुख ने भी कहा है कि यूएस का ये फैसला आने वाले समय में भारी पड़ेगा। ईरान ने सख्त लहजे में कहा है कि अगर अमेरिका उसके खिलाफ कोई कदम उठाता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। ईरान ने कहा है कि अमेरिका की कोई उकसाने वाली कार्रवाई दुनिया और क्षेत्र की शांति के लिए खतरनाक होगी। तुर्की के खिलाफ अपनी रक्षा तैयारियों को और मजबूत करने के लिए ग्रीस ने अमेरिका से 2 दर्जन F-35 फाइटर जेट खरीदने का प्लान बनाया है। ग्रीस ने अमेरिका से रक्षा खरीद को मंजूरी देने की अपील की है। तुर्की की संसद में नारगोनो काराबाख में सैनिक भेजने का बिल पेश किया गया है। बिल में नारगोनो काराबाख में रूस के शांति सैनिकों के साथ तुर्की के सैनिकों की तैनाती का प्रस्ताव है। काराबाख में फिलहाल रूस के शांति सैनिक तैनात हैं। नारगोनो काराबाख के भविष्य की चर्चा के लिए मॉस्को में रूस, अमेरिका और फ्रांस के राजनयिकों की बैठक हुई। रूस ने कहा कि काराबाख के भविष्य को लेकर अभी कोई आखिरी फैसला नहीं हुआ है। काराबाख के कई इलाके अजरबैजान को सौंपे गए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि इंटरनेशनल कानून के मुताबिक काराबाख हमेशा से अजरबैजान का हिस्सा रहा है। रूस ने कहा कि उसके सैनिक काराबाख में सिर्फ शांति स्थापित करने के लिए तैनात हैं। काराबाख में हार को लेकर आर्मीनिया में हंगामा हो रहा है। अब आर्मीनिया सेना के प्रमुख ओनिक गैस्पर्यान ने काराबाख की जंग में हार की जिम्मेदारी ली है। ओनिक ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि वो परिणाम भुगतने के लिए तैयार है। और अब आपको देश प्रदेश की खबरें दिखाएंगे। गुजरात में कहां हुई मौत की टक्कर, बुलंदशहर की बेटी को कब मिलेगा इंसाफ, और देश में कोरोना फिर हुआ बेकाबू। टॉप 9 देश प्रदेश। यूपी के बुलंदशहर की रेप पीड़ित नाबालिग दलित लड़की की दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। आरोपी लड़की पर केस वापस लेने का दबाव बना रहे थे। आरोपियों के साथ हाथापाई में लड़की पर किसने केरोसिन डाला, इसकी गुत्थी उलझी हुई है। 7 आरोपियों में से 3 को गिरफ्तार किया जा चुका है। गुजरात में एक भीषण सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 लोग घायल हो गए। वडोदरा में वाघोड़िया क्रॉसिंग हाईवे पर यह हादसा 2 ट्रकों की आपस में टक्कर की वजह से हुआ। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती किया गया। रानीगंज में दामोदर नदी में नहाने गए 3 छात्र 24 घंटे से ज्यादा समय से लापता हैं। मथुरा चंडी घाट पर तीनों के कपड़े मिले हैं। प्रशासन ने खोजबीन के लिए गोताखोरों को लगाया, लेकिन अभी तक उनका पता नहीं चल पाया। सभी 11वीं के छात्र बताए जाते हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रभारियों और सह प्रभारियों में फेरबदल के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गुरुवार को गुरु मंत्र देंगे। इस बाबत पार्टी मुख्यालय में एक बैठक होगी। नई नियुक्तियों में 4 नेताओं को पदोन्नति मिली है, जिनमें जय पांडा, सीटी रवि, अमित मालवीय और संबित पात्रा शामिल हैं। एमपी की शिवराज सरकार ने प्रदेश में गोधन संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट गठित करने का फैसला किया है। पशुपालन, वन, ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह और किसान कल्याण विकास गौ कैबिनेट में शामिल होंगे। 22 नवंबर को गोपाष्टमी पर इसकी पहली बैठक गौ अभ्यारण्य मालवा में होगी। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी की वजह से दिल्ली, एनसीआर और उत्तर भारत की कई जगहों पर पारा गिर गया। मौसम विभाग के मुताबिक इस हफ्ते 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिर सकता है। दिल्ली में प्रदूषण घटने के साथ ही ठंड बढ़ गई है। दिल्ली में आई कोरोना की तीसरी लहर डराने वाली है। हर 60 मिनट में 4 लोगों की मौत हो रही है। 24 घंटे में 6,396 मामले सामने आए हैं। लगातार दूसरे दिन मौत का आंकड़ा 99 पहुंच गया। 11 नवंबर को रिकॉर्ड 8,593 केस सामने आए। 1 से 16 नवंबर के बीच करीब 1 लाख केस सामने आए, जिनमें 200 लोगों की मौत हो गई।
दिल्ली सरकार आंशिक लॉकडाउन लगाने की तैयारी कर रही है। सीएम केजरीवाल ने केंद्र सरकार के पास इस बाबत प्रस्ताव भेजा है। इसके तहत उन बाजारों को बंद किया जा सकता है जहां कोरोना के केस ज्यादा हों। भीड़ बढ़ने या कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर बाजारों को बंद किया जा सकता है। दिल्ली में कोरोना की बढ़ते संक्रमण के बीच नोएडा प्रशासन ने रैंडम कोविड टेस्ट करने का फैसला किया है। दिल्ली से नोएडा आने वाले लोगों का ये टेस्ट किया जाएगा। ऑटो, ई रिक्शा चालकों, कैब ड्राइवर्स की भी रैंडम सैंपलिंग होगी। डीएनडी और चिल्ला में नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर जांच के लिए टीमें तैनात कर दी गई हैं। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। आज से 4 दिनों का सूर्य उपासना का महापर्व छठ शुरू हो गया है। पूर्वांचल में इसे लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह है, लेकिन दिल्ली, मुंबई समेत 5 राज्यों में लोक आस्था का महापर्व छठ पर राजनीतिक हट क्यों? देखिए न्यूज टॉप 9 महापर्व। 4 दिनों के लोक आस्था का महापर्व नहाय खाए के साथ शुरू हो गया। आज पटना में व्रतियों ने गंगा नदी के पवित्र जल में स्नान के बाद विधि विधान से छठ माता और भगवान भास्कर का आह्वान किया। इस मौके पर चावल, चने की दाल और कद्दू की सब्जी का पहला प्रसाद ग्रहण किया गया। बिहार में महापर्व छठ को लेकर प्रशासनिक तैयारियां भी पुख्ता कर ली गई हैं। गंगा घाटों पर एनडीआरएफ समेत पुलिस की टीमें सुरक्षा व्यवस्था में तैनात हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए लोगों से एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। कोरोना काल में छठ पूजा पर पहरा लग गया है। दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र में इस महापर्व पर रोक लगा दी गई है। नदियों, तालाबों में सार्वजनिक छठ पूजा पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने छठ पूजा के मौके पर किसी भी इंतजाम को लेकर हाथ खड़े कर दिए हैं। सार्वजनिक आयोजन पर रोक लगा दी गई है। कोरोना संक्रमण का हवाला देते हुए घाटों पर किसी भी तरह की व्यवस्था इस बार नहीं की गई है। दिल्ली सरकार की तरफ से लोगों से ये साफ कहा गया है कि वो अपने घर पर ही घाट बनाएं, सामूहिक रूप में छठ पूजा नहीं करें। छठ पूजा के मुद्दे पर सियासी हट भी शुरू हो गया है। सार्वजनिक स्थलों पर छठ पूजा के आयोजन पर लगी रोक हटाने की मांग को लेकर बीजेपी के पूर्वांचल मोर्चा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के सामने विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली सरकार की रोक के बाद भी आस्था में कोई कमी नहीं है। लाडोसराय की पूर्व पार्षद अनीता चौधरी ने भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए 100 से ज्यादा स्टील के टब की व्यवस्था की है। इस साल तो इतना सरकार कर दिए कि हम लोग के लिए हफ्ते खड़ा कर दिए। इस साल तो हमारा ऐसे हो गया कि कोई सुविधा ही नहीं है। पहले डिसीजन लेते तो हम अपने गांव चले जाते, गांव में हम अपने अच्छे से छठ पूजा मनाते। महाराष्ट्र सरकार ने भी इस बार छठ घाटों पर कोई व्यवस्था नहीं की। लोगों से अपने घरों में ही छठ मनाने की अपील की गई है। सार्वजनिक स्थानों पर पूजा पर पाबंदी से श्रद्धालु मायूस हैं। पहले जाती थी इसमें इस बार तो नहीं लगता है कि कहीं होगा, लेकिन जहाँ सब मनाएंगे वहाँ नहीं, तो लास्ट में तो कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार पर छठ पूजा की आस्था को चोट पहुंचाने का आरोप लगने लगा है। आयोजकों के मुताबिक राज्य सरकार से रुख साफ करने को कहा गया है। इस पर गवर्नर ने भी ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने भी राज्य सरकार द्वारा गाइडलाइंस नहीं बनाए जाने को लेकर नाराजगी जताई। मैं देख रहा हूं जब से यहाँ शिवसेना की सरकार आई है, शायद उनको छठ पूजा की कोई ज्यादा चिंता नहीं है और इसलिए यही वजह है कि अभी तक कोई गाइडलाइंस जारी नहीं किया गया है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। यूपी सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए छठ के मौके पर प्रशासन को अलर्ट किया है। छठ घाटों पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ विशेष एहतियात बरतने को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई हैं। स्थानीय निकायों से भी विशेष सतर्कता और व्यवस्था करने को कहा गया है। फ्रांस के सख्त तेवर से पाकिस्तान की कैसे बढ़ने वाली है परेशानी? चीन की मनमानी के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया और जापान कैसे आए एक साथ? और ग्रीस में लॉकडाउन के खिलाफ कैसे फूटा लोगों का गुस्सा? इन सभी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 दुनिया। आतंकवाद को लेकर फ्रांस के कड़े तेवर से पाकिस्तान पर बड़ी गाज गिर सकती है। आतंकवाद पर पाकिस्तान के रवैये से यूरोपियन यूनियन चिंतित है। यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान और तुर्की को फटकार लगाई है। फ्रांस ने पाकिस्तान पर बैन लगाने की मांग की है। फ्रांस में इमैनुअल मैक्रों सरकार के ग्लोबल सिक्योरिटी बिल का विरोध शुरू हो गया है। पेरिस में हजारों की तादाद में लोग इस बिल का विरोध करने के लिए सड़क पर उतरे। फ्रेंच नेशनल असेंबली के बाहर जुटे लोगों ने इस बिल का विरोध किया। ऑस्ट्रेलिया और जापान ने रक्षा संबंधों को मजबूत बनाने के लिए रक्षा संधि की है। इस रक्षा समझौते के तहत दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगी। साथ ही समंदर में दोनों देश चीन की मनमानी को चुनौती देंगे। थाईलैंड में संसद के बाहर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों की झड़प हो गई। प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए सुरक्षा बलों ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। यहां हुई झड़प में 5 लोग घायल हुए हैं। प्रदर्शनकारी पीएम के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ग्रीस में लॉकडाउन तोड़कर सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। ये प्रदर्शनकारी 1973 के छात्र आंदोलन की याद में सड़क पर उतरे थे। कोरोना संकट के कारण इन्हें प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई थी।
अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन ने ट्रंप खेमे को चेतावनी दी है। बाइडेन ने कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप और उनका प्रबंधन ट्रांजिशन टीम के साथ सहयोग नहीं करता है तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। चुनाव के बाद बाइडेन ने पहली बार सख्त तेवर दिखाए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन ने कहा है कि अगर जो बाइडेन औपचारिक तौर पर राष्ट्रपति चुनाव जीत जाते हैं तो ट्रंप प्रशासन की तरफ से सत्ता का हस्तांतरण प्रोफेशनल तरीके से किया जाएगा। अमेरिका के जॉर्जिया में जो बाइडेन की जीत का मार्जिन और घट गया है। जॉर्जिया में 2600 ऐसे बैलेट मिले हैं जिसकी काउंटिंग नहीं हुई थी। हालांकि इन बैलेट की गिनती के बाद भी नतीजों पर कोई असर नहीं पड़ा। अमेरिका में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कई मेडिकल संस्थानों ने राष्ट्रपति ट्रंप से कोरोना से जुड़े डेटा को चुने गए राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ शेयर करने की मांग की है। इन संस्थानों का कहना है कि कोरोना के खिलाफ सही रणनीति बनाने के लिए जरूरी है कि बाइडेन की टीम को भी डेटा की जानकारी हो। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।